देखिए ये हमारे सामने सिचुएशन है। ये वाला पार्ट है बच्चों, ठीक है। मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, दो कंटेनर प्रेजेंट हैं, ए एंड बी, जो फर्स्ट पार्ट है कंटेनर ए, इसमें पानी कितना प्रेजेंट है 90 ग्राम। दूसरे में भी पानी कितना प्रेजेंट है 90 ग्राम से। पहले में कौन प्रेजेंट था NaCl था, ग्लूकोज। मास ऑफ ग्लूकोज कितना दिया गया है 18 ग्राम। दूसरे में कौन है NaCl, कितना है 5.85 ग्राम। ठीक है बच्चों, क्लियर पॉइंट आप लोगों को। अब ये सिचुएशन हमें दे रखी है, दिस इज द सिचुएशन एट P इज इक्वल टू 0। उस पॉइंट के ऊपर ये सिचुएशन दी गई है, ठीक है। कोई डाउट? हमें क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड द सिचुएशन एट द फाइनल पॉइंट। फाइनल पॉइंट के ऊपर सिचुएशन क्या होगी ये हमें कैलकुलेट करना है। अब एक पॉइंट सुनो, these are covered by vacuum desiccator। अब इसका कुछ प्रेशर होगा, इसका कुछ प्रेशर होगा, दोनों का प्रेशर है, वेपर प्रेशर होगा। अब अगर ये साइड बाय साइड रखे हुए और दोनों का वेपर प्रेशर सेम है, तो इसका मीनिंग कौन सा पॉइंट होगा बच्चों, आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट। लेकिन अगर दोनों का वेपर प्रेशर अलग अलग है, दिस इज P1 एंड दिस इज P2, अगर P1 ज्यादा हो तो पानी यहां से यहां पे ट्रांसफर कर जाएगा, कि देखो प्योर वाटर का वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। और अगर आप उसमें सोल्ट ऐड करोगे तो वेपर प्रेशर क्या करने वाला है, डिक्रीज करने वाला है। बोलो कोई डाउट? तो वेपर प्रेशर क्या करने वाला है आपका, डिक्रीज करने वाले। अब यहां पर हम देखते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज कितने आ गए 0.1। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl भी कितना आ गया आपका 0.1। और दोनों केसेस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पानी कितने हैं 5 मोल्स। अब इस हिसाब से दोनों का वेपर प्रेशर क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, क्योंकि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कौन सी प्रॉपर्टी है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ये भी 0.1 है, ये भी 0.1 है, क्या होना चाहिए आपका, सेम आना चाहिए। क्या आना चाहिए आपका, दैट शुड बी सेम। लेकिन जो NaCl है इसका वेंट हॉफ फैक्टर कितना है 2 है। इसका मीनिंग यहां पर 0.1 नहीं 0.2 मोल्स के बराबर इंपैक्ट आएगा। तो इस केस में जो वेपर प्रेशर होगा वो कम होगा, कि जितना ज्यादा हम सोल्यूट ऐड करते जाते हैं वेपर प्रेशर क्या करता जाता है आपका, डिक्रीज करता जाता है। बोलो कोई डाउट? यानी कि P2 लेस देन क्या हो गया आपका P1। बोलो कोई डाउट? बोलो कोई डाउट? कितना वाटर ट्रांसफर हुआ था 30 ग्राम, सभी देख लेते हैं। अब P2 लेस देन P1 अगर है तो इसका मीनिंग यहां से यहां पर कौन ट्रांसफर कर जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल्स ट्रांसफर कर जाएंगे। फाइनल सिचुएशन की बात करता हूं, मान लीजिए यहां पर पहले कंट्री में मास ऑफ वाटर है आपका 90 माइनस एक्स, तो यहां पर जो मास ऑफ वाटर होगा वो क्या होगा आपका 90 प्लस एक्स। बोलो कोई डाउट? अब मैंने कल बताया था आप लोगों को P नॉट ऑफ A अपॉन P वॉज इक्वल टू 1 प्लस आई टाइम्स क्या था आपका NB अपॉन NA, आया नहीं था। अब P नॉट तो दोनों के लिए सेम होगा ही होगा, कि क्या है वाटर की बात हो रही है। और फाइनल पॉइंट के ऊपर दोनों का वेपर प्रेशर भी क्या होगा आपका सेम होगा। यानी कि सिचुएशन ये है, लेफ्ट हैंड साइड क्या होनी चाहिए आपके पास, सेम होनी चाहिए। तो P नॉट ऑफ A अपॉन P माइनस 1 शुड बी इक्वल टू क्या होगा, आई टाइम्स NB अपॉन क्या हो जाएगा NA।
ये पार्ट दोनों के लिए कांस्टेंट है, यानी कि I इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इन कंटेनर A शुड बी इक्वल टू I इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl अपॉन क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पानी इन कंटेनर B। कोई डाउट? ग्लूकोज का एन फैक्टर कितना होता है, 1। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज कितने हैं, 0.1। पानी का मास कितना है, 90 माइनस एक्स अपॉन क्या हो गया, 18। आई कितना है, 2। नंबर ऑफ मोल्स कितने, 0.1 अपॉन पानी का मास है 90 प्लस एक्स अपॉन क्या हो गया आपका 18। कैंसल आउट, कैंसल आउट। 90 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 माइनस 2x, 3x इज इक्वल टू कितना होगा 90, तो x कितना आ जाएगा आपका 30। तो 30 ग्राम पानी जो है वो इस कंटेनर से क्या करेगा आपका, इस कंटेनर में शिफ्ट कर जाएगा। बोलो कोई डाउट, बोलो बच्चों कोई डाउट? हाँ जी, क्लियर है, कॉन्सेप्ट सही में आ गया? कितने बच्चों ने सोल्व कर लिया था? एक स्टूडेंट, नोट करो फटाफट। वाटर का नहीं, सोल्यूशन का कम होगा। ऑफ कोर्स सोल्यूशन, भाई सोल्यूशन, सोल्यूशन किसकी वजह से, वाटर से ही तो है, वाटर NaCl की वजह से। तो उस सोल्यूशन का तो वेपर प्रेशर कम है ना, प्योर वाटर होता तो उतना ही रहता। हाँ जी, क्लियर। बच्चों क्लियर, बोलो कोई डाउट? सबको सही में आया कॉन्सेप्ट? हाँ जी। अरे ग्लूकोज भाई सोल्यूट है, पानी उधर है, पानी उधर है, ये तो सोलेंट को डिनोट करता है। सोलेंट इधर भी पानी है, उधर भी पानी है, वो तो सेम ही होगा। हाँ जी बच्चों, क्लियर? पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सबको क्लियर होगी है? कौन सी प्रॉपर्टी है, रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर। दो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की हम इकट्ठे बात करें बच्चों, वन इज एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, सेकंड इज डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट।
देखो हम दो प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। वन इज elevation in boiling point, one is depression in freezing point. What is boiling point? देखो बच्चों boiling point की डेफिनेशन लिख लीजिए दोबारा से। the temperature at which the temperature at which the temperature at which वेपर प्रेशर। सैटरडे को सबके पास यहां पर मॉड्यूल होना चाहिए। सैटरडे को जब जो क्लास होगी उसमें मॉड्यूल सबके पास होना चाहिए। सॉलिड स्टेट और सॉल्यूशन इक्वेशंस मॉड्यूल में से डिस्कस करेंगे। सबको मिल चुका मॉड्यूल? मिल गया या नहीं मिला? किसी से नहीं मिला अभी तक? लिया क्यों नहीं? ले लो मॉड्यूल। जिसको मॉड्यूल नहीं मिला मॉड्यूल ले लीजिए, यहां से आ चुके हैं मॉड्यूल सब। ठीक है। फिजिक्स के मैं इस बार जो विनय सर आएंगे तो लेकर के आएंगे, उनकी गाड़ी में हम रख देंगे मॉड्यूल। ठीक है। ओके लिखो बॉइलिंग पॉइंट द टेम्परेचर एट विच the temperature at which the vapor pressure becomes equal to the external pressure, becomes equal to the external pressure, becomes equal to the external pressure. Next point, freezing point. Freezing point, the temperature at which the vapor pressure of solid and liquid state are equal. Solid and liquid state are equal. देखिए अगर हम दोनों को चेक करें, वन इज बॉइलिंग पॉइंट, वन इज फ्रीजिंग पॉइंट। यहां पर है वेपर प्रेशर, हियर इट इज टेम्परेचर। यहां पर है वेपर प्रेशर, हियर इट इज टेम्परेचर। ये जो लाइन दिखाई दे रही है ये लाइन किसको इंडिकेट कर रही है? बस दिस इंडिकेट्स द एक्सटर्नल प्रेशर। ठीक है। अब मान लिया कि किसी टेम्परेचर पे सोलवेंट में बात करूं, पहले ये वेपर प्रेशर है। टेम्परेचर इंक्रीज हो तो क्या होगा? वेपर प्रेशर इंक्रीज करेगा। और इस पॉइंट के ऊपर क्या हुआ? जो सोलवेंट का वेपर प्रेशर है वो किसके बराबर बन गया? आपका एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो गया। बोलो कोई डाउट? दिस टेम्परेचर इज द T0 भी, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सोलेंट। नोट का मीनिंग क्या होगा? पास प्योर सोलेंट। ठीक है।
दिस इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सोलवेंट, फॉलो इट आउट। अगर हम यहां पर बात करें, वो जो दो लाइन होती है, कि ये लाइन है, एक ये लाइन, जो ये वाली लाइन है ये डिफरेंशिएट कर रही है सॉलिड को और गैस। तो सॉलिड वर्सेस गैस, इसको बोलते हैं सब्लिमेशन कर्व। कौन सा कर्व है? दिस इज सब्लिमेशन कर्व। सब्लिमेशन क्या होता है? व्हेन सॉलिड डायरेक्टली चेंजेस टू गैस। और ये वाला जो दिखाई दे रहा है, दिस पार्ट इज गैस, दिस पार्ट इज लिक्विड, इसको बोलते हैं वेपोराइजेशन कर्व। कौन सा कर्व है? दिस इज वेपोरेशन कर्व। जहां पर ये दोनों कर्व इंटरसेक्ट करेंगे, इसका मीनिंग इस पॉइंट पर लिक्विड स्टेट का और सॉलिड स्टेट का वेपर प्रेशर क्या हो गया आपका? सेम हो गया। बोलो आउट। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो आपको टेम्परेचर दिखाई दे रहा है, दिस टेम्परेचर, इसको बच्चों हम क्या बोलेंगे? टी नॉट एफ। क्या बोलेंगे इसका आपका? दिस इज टी नॉट ऑफ क्या आ गया आपका? एफ। बोलो आउट। दिस इज टेम्परेचर वर्सेस वेपर प्रेशर कर्व। बोलो आउट। यहां पे क्या है? लिक्विड है। बोलो गुड आउट। बोलो बच्चों गुड आउट। अब यहां से ये जो कर है, दिस इज कर इज फॉर प्योर सोलवेंट, सोलेंट का करो बच्चों। यानी कि ये पॉइंट क्या बन गया? दिस इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सोलवेंट। बोलो गुड आउट। अब मैं सॉल्यूशन की बात करूंगा। जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है, अगर आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया, तो वेपर प्रेशर सोलेंट से क्या होने वाला है आपका? कम होने वाले। यानी कि अगर सोलेंट का वेपर प्रेशर यहां पर है, यहां पर किसका वेपर प्रेशर है आपका? सॉल्यूशन का। ये पार्ट सोलवेंट है, तो इससे नीचे यहां पर कौन सा वेपर प्रेशर होगा आपका? सॉल्यूशन का। अब आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया, इस टेम्परेचर के ऊपर, दिस इज सॉल्यूशन। इस टेम्परेचर के ऊपर क्या सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर एक्चुअल प्रेशर के बराबर हो पाया? नहीं हो पाया ना। तो क्या करना पड़ेगा? हीट ज्यादा करना पड़ेगा। और यहां से ये पार्ट यहां चला गया, तो ये जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, इस पॉइंट के ऊपर जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है, वो किसके बराबर हो गया? दैट इज ग्रेटर देन दैट, ये जो पॉइंट आपके पास, दिस इज टी बी, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। ये आपके सामने क्या? दिस इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। बोलो गुड आउट। हाँ जी, सोल्यूटेड के सॉल्यूशन तो तभी बनेगा। टीबी जो है ग्रेटर देन क्या आ गया आपके पास? टी नॉट ऑफ बी। यानी सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट प्योर सोलेंट से बच्चों क्या है? ज्यादा है। बोलो गुड आउट। अब एक क्वेश्चन पूछा गया था, पता नहीं नीट में था, एआईपीएमटी के टाइम पे था, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हार्ड वाटर। हार्ड वाटर बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री से क्या होगा? ज्यादा होगा। कि हार्ड वाटर में कौन प्रेजेंट होते हैं? इंप्योरिटीज हैं। कौन कौन सी इंप्योरिटीज थी? कार्बन, सॉरी बाइकार्बोनेट्स, या फिर क्लोराइड, या फिर सल्फेट्स ऑफ किसके? कैल्शियम एंड द मैग्नीशियम आयंस। यानी उसमें कौन प्रेजेंट होता है? सोल्ट प्रेजेंट होते हैं। तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा 100 डिग्री से बच्चों क्या होने वाला है? ज्यादा होने वाले। ठीक है, तो टीबी ग्रेटर देन क्या बन गया आपका? दिस डिफरेंस, इसको हम क्या बोलते हैं? डेल्टा टीबी। क्या बोलते हैं इसको आपका? डेल्टा टीबी, दैट इज एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट। इसको बच्चों हम क्या बोलेंगे? डेल्टा टीबी। बोलो गुड आउट। प्लीज डोंट राइट, सिर्फ बोर्ड पे देखिए। अब यहां पर अगर हम इसकी बात करें, ये सोलवेंट है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर यहां पर देखो, इस पॉइंट के ऊपर, लिक्विड स्टेट और सॉलिड स्टेट का वेपर प्रेशर सेम नहीं हो पाया ना। ये इस पॉइंट पर इंटरसेक्शन में, ये जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, ये किसके लिए? दिस इज फॉर सॉल्यूशन। और ये जो डिफरेंस आपके सामने है, नाउ दिस इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। बोलो गुड आउट। अब इस केस में जो टीएफ है वो क्या है? लेस देन टी नॉट ऑफ एफ। यानी कि सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है, वो प्योर सोलेंट से क्या होने वाले हैं? कम होने वाले। बोलो गुड आउट। एंड दिस डिफरेंस क्या बोलेंगे? डेल्टा टीएफ, दैट इज डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट। बोलो गुड आउट। बोलो गुड आउट। Now it is observed that, experimentally it is observed that
डेल्टा टीबी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है आपका मोलैलिटी। वो मोलैलिटी के बच्चों क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। सेम केस डेल्टा टी एफ इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है आपका मोलैलिटी। अगर प्रोपोर्शनल सिंबल हटाओगे तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू ये बन जाएगा केबी इंटू मोलैलिटी। दिस केबी इज कॉल्ड एज मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको आपका मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। दिस केबी इज कॉल्ड एज मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, ठीक है। अगर हम यहां पर बात करें डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू क्या हो गया, के एफ इंटू क्या है मोलैलिटी। लुक इट आउट, दिस के एफ इज कॉल्ड एज, इसको बोलते हैं मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। जिसको हम क्या बोलते हैं मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। लुक इट आउट, क्लियर पॉइंट। ये केस कब होगा, जब न तो एसोसिएशन है और नहीं क्या है आपका डिसोसिएशन है। अगर एसोसिएशन है डिसोसिएशन तो बस एक छोटा सा पार्ट आपको ऐड करना है। डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या बन जाएगा आई इंटू के बी इंटू मोलैलिटी। आई कौन सा फैक्टर बताया था कल आप लोगों को, वेंट फैक्टर। और यहां पर डेल्टा टी एफ किसके बराबर आएगा, दैट विल बी आई इंटू के एफ इंटू क्या होगा मोलैलिटी। आई को हम क्या बोलते हैं वेंट ऑफ फैक्टर। क्या बोलते हैं इसको आपका वेंट ऑफ फैक्टर। कोई डाउट, अरे बोलो कोई डाउट, नोट करो फटाफट। बच्चों नोट कर लिए।
वही बता रहा हूं, नोट कर लिया बच्चों सबने? अरे बोलो कोई डाउट? अब देख केबी का फॉर्मूला होता है mr T नॉट बी का होल स्क्वायर अपॉन डेल्टा ऑफ इवेपोरेशन इनटू 1000। इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज केबी, एम ए, ये एम ए कर लो इसको, दिस इज मोलिकुलर मास ऑफ सोलवेंट। आर आप सबको पता है टी नोट भी क्या हो गया? दैट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सोलवेंट। डेल्टा एच इवेपोरेशन है कि एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। सिमिलरली अगर हम के एफ की बात करें, दिस इज एम ए आर टी नोट एफ का होल स्क्वायर अपॉन डेल्टा एच ऑफ वेपोराइजेशन इनटू क्या होता है आपका 1000, इनटू क्या होता है आपका 1000। ठीक है, अब अगर हम यहां पर देखें डेल्टा एच वेपोराइजेशन अपॉन मोलिकुलर मास, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन अपॉन मास, इसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। क्या बोलते हैं इसको? आपका लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। बोलो कोई डाउट? तो ये आपका फ्यूजन आएगा, डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन। ये सॉलिड से किसमें कन्वर्ट करना है आपको? लिक्विड में कन्वर्ट करना है। डेल्टा जो फ्यूजन अपॉन एम है उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या बोलते हैं उसको? आपका लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो दिस विल बिकम इक्वल टू आर टी नॉट बी का स्क्वायर अपॉन लेटेंट हीट ऑफ वेपोरेशन इनटू क्या हो जाएगा आपका 1000, एंड दिस विल बिकम इक्वल टू आर टी नॉट एफ का स्क्वायर अपॉन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और इनटू क्या होगा आपका 1000, दैट इज के एफ। और ये आपके सामने क्या? दिस इज के बी। के बी इज मोलल एलिवेशन कांस्टेंट एंड केएफ इज मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। आपके सामने क्या? मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। कोई दिक्कत? नोट करो बच्चों फटाफट। यूनिट पे डिपेंड करेगा। अगर आपने लेटेंट हीट जूल में लिया तो 8.314 लो, कैलोरीज में लिया तो 1.99 या 2 लो। अभी बता देता हूं मोलैलिटी क्या होते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूट इन किलोग्राम्स। नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड कर रहे हैं, यानी कि नंबर ऑफ स्पीसीज पे डिपेंड कर रहे हैं। इंडिपेंडेंट किसके आ गया? आपका नेचर के। तो कौन सी प्रॉपर्टी हुई? किस पे डिपेंड कर रहे हैं? सोलवेंट के लिए तो के भी डिपेंड कर रहा है ना। सोल्यूट की किसी प्रॉपर्टी पे डिपेंड कर रहा है भाई? डेल्टा जो वेपर ये सोलेंट की प्रॉपर्टी है, सोल्यूट की थोड़ा ना यूज कर रहे हैं इसको हम। वो डिपेंड करता है सोल्यूट के ऊपर, ओनली ऑन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स इंडिपेंडेंट ऑफ देयर नेचर। बच्चों क्लियर? बोलो कोई डाउट? क्वेश्चन लिखो। अच्छा बच्चों, एक होता है एंटी फ्रीजिंग मिक्सचर। चलो एक छोटा सा पॉइंट समझो, आप सबने पढ़ा हुआ है इस प्रॉपर्टी को। देखो हम कहां यूज करेंगे। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब जितने भी व्हीकल्स होते हैं, कार है, बसेस हैं, उसमें क्या होता है? कूलेंट यूज होता है, जो इंजन को क्या रखता है? ठंडा रखता है। ठीक है, और कई बार कूलेंट के अंदर जो होता है वो हम पानी को भी यूज कर लेते हैं। वाटर कैन ऑल्सो बी यूज एज ए कूलेंट। ठीक है, जैसे मूवीज में कई बार देखा होगा, गाड़ी खराब हो जाती है, बोलते हैं ना इंजन गर्म हो गया है, तो हीरो क्या करते हैं? तालाब वालाब से पानी भर के लाते हैं और क्या करते हैं? उसमें डाल देते हैं। देखा होगा आप लोगों ने? हाँ जी, देखा है कभी? ओके ओके ओके। अब सपोज करो कि आप मॉस्को में गए हुए हो। रशिया में टेम्परेचर जो होता है वो कहां तक फॉल कर जाता है? आपका -50 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर गिर जाता है। अब आपने मर्सिडीज या जो भी कोई आपके पास अच्छी गाड़ी है उसको लेके रशिया पहुंच गए हो, और उसमें रेडिएटर में आपने पानी डाला हुआ है, तो इतने टेम्परेचर पे पानी क्या करेगा? फ्रीज कर जाएगा। और पानी अगर फ्रीज कर गया तो इंजन क्या करेगा? आपका सीज कर जाएगा।
गाड़ी खराब, ऐसे ही ना। तो क्या करोगे उस टाइम पे आप लोग? हाँ जी ये बिल्कुल सही लॉजिक है आपका। उसमें गर्म पानी डाल दो, बर्फ पिघल जाएगी ना। तो -50 डिग्री सेल्सियस पे गर्म पानी कितनी देर तक गर्म रहेगा? हाँ, अच्छा आप डालने की कंडीशन में होगे, गर्म पानी डालने की कंडीशन में होगे। वैसे अगर आपके पास कुछ भी नहीं है ना, तो एक सिंपल सा सॉल्यूशन बताता हूं। इंजन में जितना यूरिन पास कर सकते हो यूरिन पास कर दो। हाँ, यूरिन भी गर्म ही है अपूर्व का भी लॉजिक बिल्कुल सही है, यूरिन भी तो गर्म ही निकलेगा। देखो यूरिन के अंदर क्या प्रेजेंट है? सॉल्ट प्रेजेंट है। एंटी फ्रीजिंग मिक्सचर समझो क्या होता है भाई नॉर्मली पानी किस पे फ्रीज कर रहे हैं? 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज कर रहे हैं, ठीक है। और आपको फ्रीजिंग टेम्परेचर क्या करना है? नीचे लेकर के आना है। जितना सोल्ट ऐड कर दोगे फ्रीजिंग में, उतना ही क्या करता जाएगा आपका? डिक्रीज करता जाएगा। और हमारे यूरिन में क्या प्रेजेंट होते हैं? सॉल्ट, अमोनियम सोल्ट होते हैं। मैंने कई बार आपको पता है, जितना सड़ा गला टॉयलेट होता है उसमें उतनी मस्त स्मेल आती, किसकी? अमोनिया की आती ना। हाँ, एक तो जो बोलते ना सुनता नहीं है, थोड़ा जोर से बोल। नहीं नहीं बोल तो इसका मीनिंग ये है कि जितना आप उसमें सोल्ट ऐड करोगे फ्रीजिंग पॉइंट उतना ही क्या करेगा आपका? डिक्रीज करेगा। और ऐसा सॉल्यूशन जिसका फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस से कम होता है उसको बोलते हैं एंटी फ्रीजिंग मिक्सचर। क्या बोलते हैं उसको? आपका एंटी फ्रीजिंग मिक्सचर। और उसके मेनली हम यूज करते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल, सुना होगा आप लोगों ने। CH2H, CH2H और प्लस वाटर। ये जो मिक्सचर होता है इसमें अगर जितना इथाइलिन ग्लाइकोल ज्यादा ऐड करोगे उसका फ्री पॉइंट उतना ही क्या करता जाएगा आपका? डिक्रीज करता जाएगा, ठीक है। और अगर पानी फ्रीज नहीं करेगा यानी कि इंजन आपका सीज नहीं होगा, आराम से गाड़ी चलाओ फिर, ठीक है। और लोकल सोल्यूशन मैंने आपको बता दी। कभी बाई चांस आपका फ्यूचर में ऐसा हो कि गाड़ी के अंदर पानी की कमी हो जाए, ठीक, और टेम्परेचर बहुत कम है, ऐसा नहीं है कि 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, फिर कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ये पार्ट क्लियर है आप लोगों को? ऐसा मिक्सचर लिख लो इस पॉइंट को, ए मिक्सचर हुज फ्रीजिंग पॉइंट, mixture or solution whose freezing point is less than 0 degree Celsius, is less than 0 degree Celsius, is anti-freezing mixture, is anti-freezing mixture। हाँ जी बच्चों क्लियर। अब क्वेश्चन लिखो इस पे एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं। लिखो, a solution contain 90 ग्राम वाटर, चलो 180 कर लो, 180 ग्राम वाटर एंड 5.85 ग्राम NaCl। उसको 180 या 200 कर लो, 200 सही रहेगा। 200 ग्राम वाटर एंड 5.85 ग्राम NaCl। Kb की वैल्यू आपको दी गई है, Kb फॉर वाटर बच्चों 0.52, 0.52 यूनिट बन जाएगी आपके पास केल्विन पर मोलल, या फिर डिग्री सेल्सियस पर। देखो चेंज हमेशा सेम होता है, चाहे वो केल्विन में हो चाहे वो आपका डिग्री सेल्सियस में हो, केल्विन पर मोलल, ठीक है। क्लियर? कैलकुलेट फर्स्ट पार्ट, first part, the boiling point, the boiling point of the solution, boiling point of the solution। Second part, will the complete solution will the complete solution
boil at this temperature? Will the complete solution boil at this temperature? Third part. Calculate the mass of steam formed. Calculate the mass of steam formed if the solution is heated to 102 डिग्री सेल्सियस. फर्स्ट पार्ट करोगे स्कूल में अच्छा स्कोर आएगा. सेकंड पार्ट का आंसर आपको पता चल ही गया होगा थर्ड पार्ट को देख करके. थर्ड पार्ट जो करेगा आप समझ जाओ. किसमें? हाँ देखो फ्रीज तो सोलेंट ही कर रहे हैं. सोलिड तो ऑलरेडी सॉलिड स्टेट में होते हैं. वो तो फ्रीज फ्रोजन स्टेट में ही प्रेजेंट है.
किसी ने सोल्व किया? फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या हो गया? 100.5, 100.26। अभी चेक कर लेते हैं। What is given to us? ये कंटेनर है, ठीक है, और इस कंटेनर के अंदर पानी का मास कितना दिया गया है? 200 ग्राम्स, ये ना, एंड मास ऑफ NaCl कितना दिया गया है? 5.85 ग्राम्स। बोलो बच्चों को डाउट क्लियर है? अब मास ऑफ वाटर 200 ग्राम्स यानी कि 0.2 क्या हो गया? किलोग्राम्स। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl कितना हो गया? 5.85 अपॉन क्या हो गया? 58.5 कितना बन गया आपका? 0.1। NaCl का वेंट हाफ फैक्टर कितना होता है? 2 होता है ना 2, ठीक है। NaCl का वेंट हाफ फैक्टर कितना होता है आपका? 2 होता है। तो व्हाट विल बी डेल्टा TB? I इंटू KB इंटू क्या होगा? मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट पर किलोग्राम ऑफ द सोलवेंट। डेल्टा TB क्या है? TB माइनस T नॉट बी। TB माइनस T नॉट बी इज इक्वल टू 2, KB कितना है? 0.52 इंटू मोलैलिटी 0.1 अपॉन 0.1 2 कैंसिल हो गया। तो TB कितना आ गया आपका? T नॉट बी कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। ये आएगा 100.52 डिग्री सेल्सियस। कितने बच्चों ने सोल्व कर लिया था? हाँ जी क्लियर। अब अगले पार्ट का आंसर दो मेरे को। नो, तो सीधी सी बात है। उससे अगला पार्ट किसने निकाला? 148 ग्राम सी बन जाएगी। देखो चाहिए ना, जैसे चाशनी बनती है ना, चाशनी तो आपने सुना ही होगा, एक मीठी होती है एक नमकीन होती है। बेसिकली जो हलवाई, ये भट्टी है, अगर हम बात करें फर्नेस में टेम्परेचर 400 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, लेकिन फिर भी शुगर में जो पानी प्रेजेंट होता है वो सारा का सारा वेपराइज नहीं करता ना भाई। नॉर्मली वाटर किस पे बॉइल कर जाता है? 100 डिग्री सेल्सियस पे। लेकिन यहां पे शुगर डाल दो पानी के अंदर, हलवाई क्या करता है? पानी में खूब सारी शुगर डाल देता है। फिर क्या होता है? उसकी कंसंट्रेशन क्या करती रहती है? इंक्रीज करती रहती है। अब मान लो इसका एक ड्रॉप भी अगर वेपराइज है, इसमें तो नमक प्रेजेंट है ना, तो नमकीन चाशनी बनेगी, यहां पे मीठी नहीं बनेगी। बस भाई अगर मान लो पानी का एक ड्रॉप भी वेपराइज कर गया, तो मास ऑफ वाटर 0.2 से क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। यानी मोलैलिटी क्या कर जाएगी आपका? इंक्रीज कर जाएगी। और अगर मोलैलिटी इंक्रीज करेगी तो बॉइलिंग पॉइंट और भी क्या हो जाएगा आपका? बढ़ जाएगा। यानी कि जैसे जैसे पानी वेपराइज करता जाएगा, कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या करता जाएगा आपका? इंक्रीज करता जाएगा। बोलो कोई डाउट? सेम केस अगर इसको ठंडा करना शुरू करो तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या करता जाएगा आपका? इंक्रीज करता जाएगा। अगर हम सी की बात करते हैं, समुद्र के अंदर टेम्परेचर, अगर हम आइसलैंड्स की बात करते हैं, टेम्परेचर -100 डिग्री सेल्सियस तक होता है, फिर भी मछलियां जिंदा रहती ना। क्यों? ऊपर बर्फ की लेयर है और नीचे क्या प्रेजेंट है? वाटर प्रेजेंट है। क्योंकि वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या करता जा रहा है आपका? डिक्रीज करता जा रहा है। क्या करता जा रहा है आपका? डिक्रीज करता जा रहा है। अगर मान लो 10 डिग्री से -10 के ऊपर, नहीं तो फिर पूरा का पूरा समुद्री क्या कर जाता है आपका? फ्रीज कर जाता। ऐसा तो नहीं होता ना।
किसी पार्ट के अंदर क्या होता है, आइस। इस केस में क्या होता है, अगर इसको आप ठंडा करोगे तो आइस की लेयर बननी शुरू होगी, और उस लेयर में क्या होगा, प्योर वाटर होगा। बाकी सारा जो सॉलिड वो क्या करता जाएगा, आपका नीचे कंसंट्रेट होता जाएगा, और जैसे से कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या करता जाएगा, आपका डिक्रीज करता जाएगा। बोलो कोई डाउट? यानी कि जो भी इसका फ्रीजिंग पॉइंट आएगा डेल्टा टीएफ के मेथड से, उसके ऊपर पूरा का पूरा सॉल्यूशन फ्रीज नहीं करने वाले। ये बात सही में आती है? बोलो कोई डाउट? अब आपने क्या किया, इसको हीट कर दिया बच्चों, कहां तक, 102 डिग्री सेल्सियस तक क्या कर दिया, हीट कर दिया। तो कुछ पार्ट क्या करेगा, वेपराइज कर जाएगा, बाकी पार्ट अभी भी प्रेजेंट होगा। यानी कि ये हमारे पास सिचुएशन है, here it is the case, कंसंट्रेशन बढ़ गई है, और हाँ जी भाई क्यों छिड़ रहा था इसको? मैं क्या बोलूं, दोनों के इतने बुरे दिन आ गए हैं। अब देखिए ये क्या कर गया, वेपराइज कर गया। अब मान लेते हैं इस पॉइंट के ऊपर मास ऑफ वाटर से x किलोग्राम। अब एनएसीएल के मोल्स उतने के उतने रहेंगे ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनएसीएल कितना रहेगा, दैट विल बी 0.1। और अब सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट हो चुका है वो कितना हो चुका है, 102 डिग्री सेल्सियस। क्या आपने हीट किया है, तो यानी कि जितना वहां तक बॉयल होना था वो तो जा चुका है, और इस इंस्टेंट के ऊपर जो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट वो कितना होगा, आपका 102 डिग्री सेल्सियस होगा। तो व्हाट इज डेल्टा टीबी, क्या बन गया आपका, 2 बन गया। डेल्टा टीबी क्या बन जाएगा आपका, 2 बन जाएगा। बोलो कोई डाउट, बोलो बच्चों कोई डाउट, क्लियर पॉइंट आप लोगों को? यानी कि नाउ डेल्टा टीबी इज इक्वल टू आई इंटू केबी इंटू क्या होगा, मोलैलिटी। होगा या नहीं होगा, बोलो बच्चों को डाउट? डेल्टा टीबी किसके बराबर है आपके पास, आई इंटू केबी इंटू मोलैलिटी। दिस इज फाइनल मोलैलिटी। ये इनिशियल मोलैलिटी थी, ये कौन से आपके पास, फाइनल मोलैलिटी है। डेल्टा टीबी कितना है, 2, आई कितना है 2, केबी कितना है 0.52 इंटू फाइनल मोलैलिटी इज 0.1 मोल प्रेजेंट है किसके अंदर, आपका x किलोग्राम के अंदर। ये कैंसिल हो गया तो x कितना है आपका 52 ग्राम। अभी भी 52 ग्राम प्रेजेंट है, यानी कि 148 ग्राम क्या कर चुका है आपका, वेपराइज कर चुका। तो मास ऑफ स्टीम कितना आ जाएगा आपका, 148 क्या हो जाएगा आपका ग्राम्स। कितने बच्चों ने सोल्व कर लिया था, बिल्कुल सेम पार्ट इसका रिवर्स अगर आप फ्रीज करोगे तो पूछा जाता है कैलकुलेट द मास ऑफ आइस दैट विल सेपरेट आउट। वो क्वेश्चन आईटी में पूछा जा चुका है। फ्रीज हो तो क्या होगा, आइस क्या करेगी बच्चों, सेपरेट कर जाएगी। वो अमाउंट भी कैलकुलेट करना पूछा जा सकता है। बोलो कोई डाउट, नोट करो बच्चों फटाफट, फिर हम बात करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर।
बच्चों क्लियर? अरे बोलो कोई डाउट? सबको सही है? नेक्स्ट लिखिए ऑस्मोटिक प्रेशर एंड ऑस्मोसिस। व्हाट इज ऑस्मोसिस? देखो जो दो फिनोमिना होते हैं, एक होता है डिफ्यूजन, एक होता है ऑस्मोसिस। दोनों में पहले डिफरेंस देख लेते हैं। देखिए एक फिनोमिना है ऑस्मोसिस, एक फिनोमिना है डिफ्यूजन। हम दो फिनोमिनास की बात करेंगे। देखिए ऑस्मोसिस के अंदर क्या होता है, दोनों का फ्लो होता है बोथ सोलवेंट एंड सोल्यूट, दोनों के दोनों क्या करते हैं, आपका फ्लो करते हैं। डिफ्यूजन की अगर हम बात करें तो यहां पर क्या होता है पास, दैट इज ओनली सोलवेंट मॉलिक्यूल्स का फ्लो होता है। सिर्फ किसका फ्लो होता है आपका, ओनली सोलवेंट मॉलिक्यूल्स विल फ्लो। ऑस्मोसिस के अंदर जो फ्लो होता है वो होता है लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। डिफ्यूजन में जो फ्लो होता है वो रिवर्स है, यानी कि हाई टू कहां पर होता है आपका, लो कंसंट्रेशन फ्लो करते हैं, ठीक। ऑस्मोसिस के अंदर आपको एक रिक्वायरमेंट है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की। यहां पर आपको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट है, लेकिन इस केस में अगर डायरेक्ट मिक्सिंग कर दोगे तो भी क्या होगा आपका, डिफ्यूजन का फिनोमिना प्रोसीड कर जाए। नो व्हाट इज ऑस्मोसिस? उल्टा लिख देना, नहीं यहाँ पे ओनली सोलवेंट होते हैं, यहां पर आपका सोलवेंट एंड सोल्यूट दोनों फ्लो करते हैं, ठीक। अब अगर बात की जाए व्हाट इज ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस इज द फ्लो ऑफ सोलवेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन अक्रॉस ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं बच्चों उसको, आपका ऑस्मोसिस। तो लिखो, डेफिनेशन लिखिए, ऑस्मोसिस it is the flow of it is the flow of solvent molecules from from low concentration to high concentration, from low concentration to high concentration across a semi permeable membrane, across a semi permeable membrane।
ये समझिएगा। अगर हम बात करते हैं इधर है ओनली सोलवेंट मॉलिक्यूल्स, ये है प्योर सोलवेंट। इधर है बच्चों सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या होगा, सोल्यूट मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट होंगे। कौन प्रेजेंट है यहां पर आपके पास, सोल्यूट मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट है। ठीक है बच्चों, अब यहां पर जो फ्लो है वो किधर है, इधर मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं। वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे आपका, इधर फ्लो करेंगे। ये मॉलिक्यूल्स इधर क्या करने वाले हैं, फ्लो करने वाले। कंडीशन बस ये है कि क्या होना चाहिए, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। जैसे कि आप पानी में अपने हाथ को काफी टाइम तक डुबो दो तो हाथ क्या करता है, स्वेल कर जाता है ना। रीजन क्या है, हमारे बॉडी के अंदर कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है, और बाहर कंसंट्रेशन क्या होगा, बस कम है। तो क्या करेगा, पानी अंदर फ्लो कर जाएगा। जब आपको टॉन्सिल्स होते हैं तो कई बार बोला गया कि कंसंट्रेट नमक के गरारे करो, ठीक है। और जितना ज्यादा नमकीन पानी होता है ना, उतना ही ज्यादा क्या होता है, फायदा होता है। क्यों, रीजन ये कि टॉन्सिल्स यानी कि गले में ना कुछ ऐसे आपके पास ये पार्ट है, सेल्स के अंदर क्या होता है आपका, मान लो पानी भर गए। अब अगर आप इसको ज्यादा नमकीन पानी में डाल दो तो इसका मीनिंग क्या है कि बाहर कंसंट्रेशन क्या होगी है, ज्यादा होगी है, अंदर कंसंट्रेशन कम है। तो पानी अंदर से क्या करेगा आपका, बाहर फ्लो करिएगा। कि ऑस्मोसिस में क्या होता है, फ्लो किधर होता है बच्चों आपका, लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। अब मान लो इधर प्रेशर है P1 और इधर प्रेशर है P2, तो प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस दिस मेम्ब्रेन, इसको बोलते हैं पाई। पाई क्या होगा, P1 माइनस क्या होगा, P2। के मॉलिक्यूल किधर फ्लो करेंगे बच्चों, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अब अगर आपको ओस्मोसिस स्टॉप करना है तो यहां पर अगर आप लोग एक्स्ट्रा प्रेशर लगा दो पाई के बराबर, तो इधर प्रेशर कितना बन जाएगा, P2 प्लस पाई, और वो किसके बराबर होगा आपका, P1 के बराबर होगा। तो सोलेंट मॉलिक्यूल्स का फ्लो क्या हो जाएगा आपका, स्टॉप हो जाएगा। दिस एक्स्ट्रा प्रेशर रिक्वायर्ड टू स्टॉप ऑस्मोसिस, उसको बच्चों हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ओस्मोटिक प्रेशर। क्या बोलते हैं उसको आपका, ओस्मोटिक प्रेशर। तो लिखो, डेफिनेशन लिखिए, द एक्स्ट्रा प्रेशर the extra pressure that should be applied across the high concentration side, across the high concentration side to stop osmosis, is called as osmotic pressure, अगर बच्चों इससे ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर दोगे तो क्या होगा, सोलिड मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, यहां से इधर फ्लो करेंगे, यानी गंदे पानी में से साफ पानी के लिए साफ पानी में चला जाएगा। हेमा मालिनी को ऐड करते देखा होगा ना आप लोगों ने, देखा है, कैंट आरओ, आर यानी कि रिवर्स, ओ यानी कि ऑस्मोसिस, दैट इज रिवर्स ऑस्मोसिस। तो लिखो, पॉइंट नोट करो, इफ प्रेशर greater than the osmotic pressure, if pressure greater than the osmotic pressure is applied, then the flow will be in reverse direction. Flow will be in reverse direction, and this process is used for
purification called as reverse osmosis, called as reverse osmosis, called as reverse osmosis. बोलो बच्चों को डाउट? हाँ, देखो आपने वो आरओ देखा होगा ना, उसमें एक पतली सी पाइप भी आती है, उसमें से और गंदा पानी निकलता है, तो कंसंट्रेशन बढ़ती है नहीं, पानी और गंदा होता जाएगा और साफ पानी इसमें से निकल कर इधर आ गया, सोल्यूट अलग हो जाएगा। अब यहां पर बिल्कुल सिंपल इक्वेशन है बच्चों, जैसे पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, ध्यान होगा आप लोगों को। कौन सी इक्वेशन थी? आइडियल गैस इक्वेशन। इसमें पी को रिप्लेस कर दो पाई से, पाई है ऑस्मोटिक प्रेशर, पाई वी इज इक्वल टू क्या होता है आपका? एनआरटी। तो पाई बिकम्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? एन अपॉन वी इंटू आरटी। एन अपॉन वी यानी कि नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, और इसको बच्चों हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज कंसंट्रेशन, यानी कि पाई इज इक्वल टू क्या बन जाएगा आपका? सी आर टी। सी डिनोट्स द कंसंट्रेशन यानी कि मोलैरिटी। वो क्या डिनोट कर रहा है बच्चों? आपका मोलैरिटी। ठीक है, अगर हम इसको चेंज कर दें तो दिस विल बिकम पाई इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? आई सी आर टी। और आई कौन सा फैक्टर है बच्चों? आपका वेंट हॉफ फैक्टर। कौन सा फैक्टर है आपका? वेंट हॉफ फैक्टर। बोलो कोई डाउट? हाँ जी, बोलो कोई डाउट? पाई इज इक्वल टू क्या बन गया आपका? आई सी आर टी। आई इज द वेंट हॉफ फैक्टर, सी डिनोट्स मोलैरिटी, आर इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और टी क्या आपके पास? दैट इज टेम्परेचर। ठीक है, क्लियर है? बोलो कोई डाउट? नेक्स्ट पॉइंट लिखो। हाँ जी, किसमें? अगर न तो एसोसिएशन और न डिसोसिएशन है तो वेंट ऑफ फैक्टर कितना बन जाता है? 1 बन जाता है। 1 पुट करो तो वापस ही आ जाएगा। ठीक है, लिखो बच्चों, पॉइंट नोट करो। क्वेश्चन करेगा तब बात करेंगे, अब क्वेश्चन करोगे अभी तब बात करेंगे। लिखो, एक पॉइंट नोट करो। द टू सॉल्यूशंस having equal osmotic pressure, are called as isotonic solutions. Next point, solution having higher osmotic pressure is hypertonic, while as having lower osmotic pressure is hypotonic solution. जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होता है उसको क्या बोलते हैं? हाइपोटोनिक। और जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा उसको क्या बोलते हैं? हाइपोटोनिक। सॉल्यूशन चैप्टर बच्चों हो गए कंप्लीट। इसके न्यूमेरिकल्स हम डिस्कस करेंगे सैटरडे को। कोई बच्चा ऐसा ना हो जिसके पास मॉड्यूल प्रेजेंट ना हो, सबके पास यहाँ पर मॉड्यूल होना चाहिए। मैं आपको बताऊं, ये क्वेश्चन करो, वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, और इस बार आप लोगों का टेस्ट जो होगा वो सॉल्यूशन चैप्टर का होगा। सॉलिड स्टेट बोला था, दोनों कर देते हैं, सॉलिड स्टेट प्लस सॉल्यूशन कर देते हैं। हाँ हाँ, परसों